हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। एनर्जी वाला चैप्टर चालू कर रखा था और ऊर्जा के प्रकार भी हमने कंप्लीट कर लिया था। मतलब इससे जो लास्ट का जो लेक्चर है उसमें हमने एनर्जी का टाइप कंप्लीट किया था, और वो भी कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। और उससे पहले कौन सा किया था? गतिज ऊर्जा। आज की जो क्लास है उस पूरी क्लास के अंदर मैं आपको न्यूमेरिकल सोल्व करवाऊंगा। यानी कि जो दो टाइप की एनर्जी मैंने आपको बताई थी, एक गतिज ऊर्जा और एक कौन सी थी? स्थितिज ऊर्जा। उन दोनों प्रकार की ऊर्जाओं पर क्या निकालना, में न्यूमेरिकल निकालना है। साथ के साथ एक टॉपिक और बचा हुआ इसके अंदर, और वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन का जो रूल है वो समझाना है, साथ के साथ कुछ न्यूमेरिकल करवाने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन करवाऊं मैं। क्वेश्चन है, किसी कार का द्रव्यमान किसी कार का द्रव्यमान 1500 केजी है। 1500 केजी है। उसका वेग 30 किलोमीटर पर हावर से 60 किलोमीटर पर हावर तक करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? देखो ये क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान दो। किसी कार का द्रव्यमान 1500 केजी है। कोई कार है जिसका वेट कितना है, मास कितना है उसका? 1500 केजी। ठीक है, उस कार का जो वेग है वो 30 किलोमीटर पर हावर है। तो उसका वेग 30 किलोमीटर पर हावर से 60 किलोमीटर पर हावर हो जाता है। तो 30 किलोमीटर पर हावर के वेग से 60 किलोमीटर पर हावर के वेग तक ये सफर तय करने में उस कार पर कितना कार्य किया गया, मतलब कार्य की गणना करनी है। कुछ भी नहीं, इजी सा क्वेश्चन है। इतना कार का द्रव्यमान है, इसका प्रारंभिक वेग 30 किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, 30 किलोमीटर पर हावर से उसका वेग कितना हो जाता है? 60 किलोमीटर पर हावर। तो 30 से वेग 60 करने में कितना कार्य करना पड़ा? वेग को 30 से 60 तक ले जाने में कितना काम करना पड़ा वो निकालना है, मतलब किया गया कार्य निकालना है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं इसका सॉल्यूशन दूं तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर गिवन वैल्यूज क्या है, दिया हुआ क्या है। गिवन वैल्यूज की अगर मैं बात करूं तो देखो, एक तो m दिया हुआ कार का, मास दिया हुआ कितना है? 1500 केजी। कार का प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग को किससे लिखते हैं? u से। u कितना है? 30 किलोमीटर पर हावर। लेकिन हमें पता है कि जो वेग होता है, वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर बटा सेकंड होता है। और ये किस में? किलोमीटर पर हावर के अंदर। तो इसको चेंज करना है, किलोमीटर पर हावर को लेकर जाना है मीटर पर सेकंड के अंदर। तो अगर हम इसको चेंज करें, 30 किलोमीटर को किस में ले जाओगे? मीटर में। तो 1000 से क्या कर देंगे? गुणा 1000 बटा, ये क्या है? हावर है। घंटा है, घंटे को किस में चेंज करना है? सेकंड के अंदर चेंज करना है। तो क्या करना है? 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 60 इंटू 60, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो कितना आया? 300 बटा 36। तो इसका आंसर आ जाएगा 8.33 मीटर पर सेकंड। आप सोल्व करके देख लेना, यानी कि 300 में अगर 36 का भाग देते हैं तो कितना आ जाता है? 8.33 मीटर पर सेकंड। ये u, तो u कितना है? 8.33 मीटर पर सेकंड। ऐसे में क्या निकालना है? v निकालना है। और v कितना दिया हुआ है? v है 60। v कितना है? 60 किलोमीटर पर हावर। 60 किलोमीटर पर हावर। तो इसको भी चेंज करना है, 60 इंटू 1000 बटा 60 इंटू 60। एक 60 से एक 60 तो कैंसिल हो गया, 0 से 0। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आंसर आएगा यानी कि 100 बटा 6, और ये आ जाएगा 16.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आ गया प्रारंभिक वेग और ये आ गया अंतिम वेग। ये देख लो, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। हमें क्या क्या दिया हुआ है
एक तो द्रव्यमान दिया गया है, कार का द्रव्यमान दिया गया है और द्रव्यमान है 1500 केजी, 1500 केजी। कार का प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक वेग 30 था, लेकिन हमने उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, तो जो वैल्यू आई वो आई है 8.33 मीटर पर सेकंड, 8.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जो v है, कार का जो अंतिम वेग है वो 60 दिया हुआ था, उसको चेंज करने पर कितना हो गया? 16.33 मीटर पर सेकंड। अब देखो, अब क्या करोगे आप? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? हमें क्या करना है? कार्य निकालना है, और कार्य का सूत्र क्या होता है? W बराबर Fs। हमने यही तो पढ़ा था, कार्य का सूत्र W बराबर Fs, नहीं पढ़ा था ये? तो ये फॉर्मूला तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। आप सोचो ये फॉर्मूला यहाँ पे कैसे लगेगा? इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जिसका हम यूज कर सकते हैं, और वो जो फॉर्मूला है वो है कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के अंतराल के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा के अंदर जो हमने अंतर निकाला था ना, किया गया कार्य गतिज ऊर्जाओं के अंतराल के बराबर होता है। याद करो, हमने एक सूत्र निकाला था, W बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। तो इसका उस वक्त मैंने बताया था जब हमने गतिज ऊर्जा का सूत्र निरूपित किया था ना, जब हमने गतिज ऊर्जा का सूत्र निकाला था, तब जो किया गया कार्य था वो गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर था। गतिज ऊर्जा में जो अंतर आया था, फिर हमने क्या किया था? जो प्रारंभिक वेग है u, इसको 0 मान लिया था, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। बची कौन सी राशि? 1/2 mv स्क्वायर। तो किया गया कार्य को हमने चेंज किया था किसमें? ऊर्जा के अंदर। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र ये मिल गया था हमें 1/2 mv स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो वेग दे रखे हैं। आपको थोड़ा सा कंक्लूजन करना अपने माइंड के अंदर, थोड़ा सा कैलकुलेशन बिठाना है कि दो वेग आ रहे हैं, 30 से 60 जा रहा है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, अंतिम वेग दिया हुआ है, तो क्यों ना एक ऐसा फॉर्मूला डेराइव किया जाए जो यहाँ पर फिट बैठता है। और यहाँ पर ये फॉर्मूला है, क्योंकि m का मान भी दिया हुआ है, v का मान भी दिया हुआ है, u का मान भी दिया हुआ है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। देखो करते हैं एक बार। या तो देखो आप एक साथ कर लो, मतलब पहले आप अंतिम वेग का 1/2 mv स्क्वायर का मान निकाल लो, फिर आप 1/2 mu स्क्वायर का मान निकाल लो, फिर जो भी मान आते इसका मान उसको घटा दो। या तो अलग अलग करके कर सकते हो, या फिर इस पूरे क्वेश्चन को एक साथ भी कर सकते हो। देखो ऐसे W बराबर 1/2, W बराबर 1/2, m कितना है? m दिया हुआ है 1500, m कितना दिया हुआ है? 1500 इंटू v कितना दिया हुआ है? v है 16.33, 16.33 का स्क्वायर माइनस 1/2 1500 इंटू 8.33 का स्क्वायर। ये लो, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना आया? 750। तो W, इसको सोल्व करके देख लेना, 750 इंटू 16.33 इंटू 16.33, ऐसे इसको 750 इंटू 8.33 इंटू 8.33, जैसे इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका W बराबर, ये तो आएगा 208 416 माइनस ये आ जाएगा 520 41, ठीक है। जैसे ही इसको आप सोल्व करते हो तो आएगा 156,375 जूल। ये लो, ये कार के द्वारा किया गया कार्य आ गया। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, एक बार वापस समझाता हूं। देखो क्वेश्चन ये था, किसी कार का द्रव्यमान 1500 केजी है, उसका वेग 30 किलोमीटर पर, इस वेग से कार चल रही थी, अचानक वेग 30 से कितना कर दिया गया? 60। तो सोचो वेग 30 से अगर 60 हुआ है तो अपने आप तो हुआ नहीं, हमने काम किया, हमने एक्सेलरेशन के ऊपर पांव रखा, गाड़ी की रेस के ऊपर पांव रखा, तो ये स्पीड बढ़ी, 30 से कितनी हो गई? 60। तो इस स्पीड को बढ़ाने में कितना कार्य किया गया था, यही पूछा ना। तो जो प्रारंभिक की गतिज ऊर्जा थी, जो अंतिम की गतिज ऊर्जा थी, उसको लेस ही तो किया हमने। तो इसके लिए किया कुछ नहीं, m दिया हुआ था, u दिया हुआ था, बस इसको चेंज किया है किसके अंदर? ऐसा यूनिट के अंदर, इसको भी चेंज किया है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा यहाँ पे? फॉर्मूला है W इक्वल हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। फिर क्या किया है? सबकी वैल्यू पुट की है, ये लो,
फिर तो क्या है, कैलकुलेशन है, तो इजी सा है, कोई कर ले, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया यानी कि 1,56,375 जूल। अब आप सोच लो 1,56,375 जूल काम करना पड़ा है इस स्पीड को चेंज करने के लिए, इस स्पीड को बदलने के लिए। अगर आप इसको किलो जूल में चेंज करना चाहते हो, किलो जूल में, तो किलो का मतलब होता है 1000, 1000 से डिवाइड कर दो तो 156.37, 156 किलो जूल काम किया गया इसको चेंज करने के अंदर। ये लो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, या तो गतिज ऊर्जा के ऊपर सूत्र है या स्थितिज ऊर्जा के। स्थितिज ऊर्जा पर तो कौन से सूत्र आएंगे कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, उसका द्रव्यमान इतना है तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, या स्थितिज ऊर्जा कितनी चेंज हुई, ठीक है, या फिर इसके ऊपर ये ऊर्जाओं का जो अंतराल है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। बस ऐसे न्यूमेरिकल आता है। अब हमें इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट चीज पढ़नी है और वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो देखो लास्ट टॉपिक कौन सा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ध्यान देना, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वैसे तो मैंने पहले भी बता दिया था ये नियम। देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। संरक्षण का मतलब होता है किसी भी चीज का फिक्स होना, ना कम होना, ना ज्यादा होना, ना बढ़ना, ना घटना, वो संरक्षण का है। तो यहाँ पर जो संरक्षण वर्ड आया है वो किसके लिए आया है, यहाँ पर संरक्षण जो शब्द आया है वो आया एनर्जी के लिए। किसके लिए आया है, ऊर्जा के लिए। तो कहने का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, नाइदर बी नॉन क्रिएटेड एनर्जी एंड नाइदर बी नॉर डिस्ट्रॉय एनर्जी, यानी कि इस नियम के अनुसार ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है ना ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, केवल और केवल ओनली ऑन ओनली एनर्जी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ट्रांसफर किया जा सकता है। देखो सीधे शब्दों में या सीधी सी भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो सीधी सी बात है, ऊर्जा को कभी भी बनाया नहीं जा सकता। आप ये नहीं कि सर मैं एनर्जी बना सकता हूँ, नहीं, एनर्जी कभी नहीं बना सकते और ना ही कभी एनर्जी को नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलती है, यानी कि ऊर्जा को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदला जा सकता है। ना तो एनर्जी नष्ट होती है ना ही एनर्जी उत्पन्न होती है, और ऊर्जा के इसी नियम को कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। आप सोचो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी एनर्जी क्या हो रही है, आप सोचो सर जैसे आप सारा दिन पढ़ाते रहो तो एनर्जी डाउन होती है, तो एनर्जी नष्ट हो गई। तो एनर्जी नष्ट कहाँ हो रही है, मैं मेरे अंदर मेरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी थी ना, मैं बोल रहा हूँ तो वो एनर्जी ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है। मैं लिख रहा हूँ तो वो जो मेरी एनर्जी वो मस्क्यूलर एनर्जी के अंदर जा रही है जिससे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं चल रहा हूँ तो एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है ना, एनर्जी नष्ट नहीं हो रही, ठीक है। एनर्जी अगर नष्ट होती तो वापस मेरी बॉडी ग्रो नहीं कर पाती, ठीक है। तो एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं होती है, एनर्जी को ना तो कभी बनाया जा सकता है ना कभी उसको उत्पन्न किया जा सकता है। केवल ऊर्जा को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में रूपांतरित किया जा सकता है। देखो यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। केवल ऊर्जा को एक स्थिति से दूसरी, केवल ऊर्जा को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में रूपांतरित किया
रूपांतरित किया जा सकता है। देखो ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, केवल ऊर्जा को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में रूपांतरित किया जा सकता है और इसे ही कहा जाता है ऊर्जा का संरक्षण नियम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो ये चीज तो हमने समझ लिया कि ना तो ऊर्जा नष्ट हो सकती है, ठीक है, आप इन पर नोटिस करना, ना तो एनर्जी को नष्ट कर सकते हैं ना एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक स्थिति से दूसरी स्थिति में रूपांतरित कर सकते हैं। इन्हीं 3 शब्दों पे घूम रहा है नियम, एनर्जी ना नष्ट हो रही है ना बन रही है, केवल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये बात तो मैंने एक लैंग्वेज के तौर पर कही है, ये तो एक डेफिनेशन के तौर पर कही है। अगर इस चीज को हम प्रैक्टिकली करके देखें, क्या सच में ऐसा होता है क्या, इस चीज को हम एक प्रयोग की सहायता से देखें, तो देखो एक एक्सपेरिमेंट समझाता हूं मैं इसके लिए आपको। एक्सपेरिमेंट ये है, ध्यान देना, जैसे मान लो ये मैंने पहले भी बताया था, ये एक दीवार है और इससे एक स्प्रिंग अटैच है, ठीक है, एक दीवार है, ये तो क्या है दीवार, और इससे एक स्प्रिंग अटैच है, ये क्या है स्प्रिंग। अब हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को पकड़ा और इतना खींच लिया, तो ये सेकंड स्टेप हो गई ना, इस स्प्रिंग को पकड़ा और खींच लिया ऐसे, ठीक है। थर्ड स्टेज में इस स्प्रिंग को जो हमने यहां से पकड़ रखा, इसको स्प्रिंग को, उसे वापस छोड़ोगे तो वापस छोड़ने पर वो कहां पर आएगी, अपनी पहले वाली पोजीशन में आएगी कि नहीं आएगी। ये देखो सॉरी, ये लो, एक दीवार है जिससे कि स्प्रिंग अटैच है, एक दीवार है जिससे स्प्रिंग को जोड़ रखा है, ठीक है। हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को पकड़ा और इतना खींच दिया, वो चीज आपको सेकंड केस में नजर आ रही है। थर्ड केस में क्या किया, इसको वापस छोड़ दिया, तो स्प्रिंग अपनी पहले वाली पोजीशन में आ गई, जैसे पहले थी ना उसी फॉर्म के अंदर स्प्रिंग क्या आ गई, आ चुकी है। तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम अप्लाई हो रहा है। अप्लाई ये हो रहा है कि इसको हम ऐसे खींच रहे हैं, इसको हाथ लगाकर खींच रहे हैं, तो हमारे शरीर की ऊर्जा स्प्रिंग में जा रही है, हमारे शरीर की ऊर्जा स्प्रिंग में जा रही है, जिससे उसका आकार चेंज हो गया। और वस्तु का अगर आकार चेंज हो जाता है, वस्तु की अगर स्थिति बदल जाती है, तो फिर वस्तु में वो ऊर्जा स्टोर हो जाती है और उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, उसी ऊर्जा को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो इस पर हमने बल लगाया तो हमारी एनर्जी गई स्प्रिंग में, जिससे इसका आकार बदल गया, वो आपको देखने में नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें स्थितिज ऊर्जा जा चुकी है, स्थितिज ऊर्जा गई ना, तभी इसने अपना आकार क्या किया, चेंज किया। अब आप इसको छोड़ दो, यहां से इसको यहां से छोड़ दो, जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ोगे स्थितिज ऊर्जा चेंज हो जाएगी किसके अंदर, गतिज ऊर्जा के अंदर, और फिर ये गति करते 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 यहां पर आएगी, ठीक है। फिर से गतिज ऊर्जा वापस किस में चेंज हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई भी एक वस्तु है, कोई भी एक वस्तु है, तो उस वस्तु पर अगर आप एनर्जी अप्लाई करते हो, आप एनर्जी देते हो, तो वो जो इसके अंदर एनर्जी जाती है वो तो स्थितिज ऊर्जा होती है। उस स्थितिज ऊर्जा को पाकर वो वस्तु किस में चेंज हो जाती है, गतिज ऊर्जा में। तो एक बार किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है तो एक बार किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा घटती है, फिर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी कि एक बार स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है तो एक बार गतिज ऊर्जा क्या होती है, मिनिमम होती है। एक बार गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, मिनिमम होती है। तो देखो ऐसे, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल मैं आपको ले सकता हूं। इसी स्प्रिंग का एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे ये दीवार है, ये दीवार और ये स्प्रिंग, ये क्या है, स्प्रिंग। अब हमने क्या किया, वही एक्सपेरिमेंट है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। इस स्प्रिंग के ऊपर एक लकड़ी का गुटका अटैच कर दिया, मतलब इसके साथ ये क्या है, लकड़ी का गुटका, लकड़ी का गुटका, ठीक है। अब सेकंड केस में आपको क्या करना है, इस लकड़ी के गुटके को पुश करना है, इसके ऊपर प्रेशर डालना है, इसके ऊपर दबाव डालना है। तो सोचो अगर इस लकड़ी के गुटके के ऊपर हम ऐसे दबाव डालेंगे
तो प्रेशर किसके ऊपर लगेगा, स्प्रिंग के ऊपर। तो हमारी एनर्जी किस में जाएगी, गुटके में, गुटके से एनर्जी किस में ट्रांसफर होगी, स्प्रिंग के अंदर, और स्प्रिंग का आकार चेंज हो जाएगा, मतलब स्प्रिंग सिकुड़ जाएगी, तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ चुकी है इस पोजीशन में। फिर सेकंड केस में आप देखोगे ना, स्प्रिंग ऐसे सिकुड़ गई, इतनी सिकुड़ गई, और ये आ गया यहां पर लकड़ी का गुटका, लकड़ी का गुटका। फिर जैसे इसको छोड़ोगे ये वापस अपने पहले वाली स्थिति में जाएगी कि नहीं जाएगी, बताओ। ये लो, वापस अपने पहले वाली स्थिति के अंदर आ गई, ये आ गई लकड़ी का गुटका। अब आप सोचो, ये स्प्रिंग इससे क्या जुड़ा हुआ है, लकड़ी का गुटका। हमने इसके ऊपर क्या किया, इधर पुश किया इसको, इधर क्या किया, पुश किया, इसको दबाया, तो इसके अंदर क्या आ गई, स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि जो EP है, EP का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम, अधिकतम। ये पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आ गई, तो जिससे गति कर रही है, ऐसे गति कर रही है ना ऐसे, तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम। ये वापस अपनी जगह पर आएगी, ठीक है, वापस से स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, EP क्या हो जाती है, मैक्सिमम। कहने का मतलब ये है कि एक बार स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, तो एक बार गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देती है, संतुलित। हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी केस में स्थितिज ऊर्जा ही अधिकतम रहेगी या फिर किसी भी केस में गतिज ऊर्जा ही अधिकतम रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर एक बार स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है तो एक बार गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, और एक बार अगर गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो फिर स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु या कोई भी इस पूरे ब्रह्मांड का कोई भी कण या पिंड है, उसके लिए हमेशा जो यांत्रिक ऊर्जा है उसका मान क्या रहता है, हमेशा शून्य रहता है, 0 रहता है, क्योंकि ये दोनों एनर्जी एक दूसरे को क्या कर देती है, संतुलित कर देती है। तो ये दोनों जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा, हम इससे क्या अर्थ निकाल सकते हैं, इससे अर्थ यही निकाल सकते हैं कि EM इक्वल EP प्लस EK बराबर 0, ठीक है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, नियत। अब यहां पर EM क्या है, यांत्रिक ऊर्जा, EP क्या है, स्थितिज ऊर्जा, और EK क्या है, गतिज ऊर्जा। नियत का मान ये है कि इनका मान 0 होता है। एक बार सोचो, अगर एक बार ये स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम है तो फिर एक बार कौन मैक्सिमम रहेगा, गतिज ऊर्जा। जब स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम रहेगी तो गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है, और जब गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है तो स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती है। तो ये दोनों, इन दोनों का मान कभी भी ऐसे नहीं होता कि एक का बहुत ज्यादा हो गया दूसरे कम हो गया, एक बार उसका ज्यादा तो उसका कम, फिर दूसरे केस में उसका ज्यादा तो उसका कम, तो दोनों के मान क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो गए ना दोनों के मान। जैसे किसी भी केस के लिए आप पढ़ो, मैं 2 केस पढ़ाऊँ आपको, EM ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। तो यहाँ पर मान लो गतिज स्थितिज ऊर्जा 100 है तो गतिज ऊर्जा 0 है। फिर दूसरे केस में स्थितिज ऊर्जा 0 तो गतिज ऊर्जा क्या हो गई, 100 हो गई। तो बताओ, इसमें भी 100 आ रही है, इसमें भी 100 आ रही है, तो दोनों का मान फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, दोनों का मान क्या हो गया, नियत हो गया। तभी हम कह सकते हैं इस ब्रह्मांड में किसी भी निकाय, किसी भी वस्तु, किसी भी कण या किसी भी पिंड के लिए हमेशा यांत्रिक ऊर्जा का मान नियत होता है, और यांत्रिक ऊर्जा का मान होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योगफल के बराबर, जहां पर एक बार गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है, एक बार स्थितिज ऊर्जा 0 होती है, एक बार स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, 0 हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि हमेशा ऊर्जा का मान नियत होता है, ऊर्जा संरक्षित होती है, ना तो बनाया जा सकता, ना नष्ट किया जा सकता, केवल एक स्थिति से दूसरी स्थिति में रूपांतरित। गुटके से एनर्जी स्प्रिंग में, तो इसका आकार बदला, फिर से इसको छोड़ा तो आकार वापस चेंज हुआ। तो यहाँ पर देखो स्थितियां बदल रही है, सिर्फ पोजीशन बदल रही है। उसी पोजीशन के दौरान, उसी स्प्रिंग के दौरान एनर्जियां क्या हो जाती है, एक मैक्सिमम, एक 0, एक 0, एक मैक्सिमम। तो हमेशा इनका मान क्या रहता है, नियत, और इसे ही बोला जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ये चैप्टर आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, फिजिक्स का आपका एक और चैप्टर बच रहा है, और वो चैप्टर है ध्वनि। वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।